विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए आज हम भारत का भूगोल विषय के अंतर्गत चर्चा करने जा रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। भारत की प्राकृतिक वनस्पति जानने की बात है विद्यार्थियों कि समुद्र तल से 915 मीटर की ऊंचाई, इससे 915 मीटर की ऊंचाई से नीचे के इलाकों में जो प्राकृतिक वनस्पति है वो भारत में लगभग हर जगह पर उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। हालांकि बहुत सारी विविधता हमारे देश में इसको लेकर के मिलती है और जैसे जैसे वर्षा का वितरण होता है उसी प्रकार से वनस्पति में भी विविधता देखने को मिलती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि सह्याद्री, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पर बहुत ही सघन प्रकार के उष्णकटिबंधीय यानी आर्द्र और सदाबहार इस प्रकार के वन यहाँ पर मिलते हैं। मानसूनी वन, सवाना, घास के मैदान और कटीली झाड़ियाँ, ये बहुत बड़े क्षेत्र में यानी हमारे दक्कन के पठार की ओर प्रायद्वीपीय जो भारत का हिस्सा है वहाँ पर हम पा सकते हैं। बहुत सारी विविधता वनस्पति को लेकर के मिल जाएगी। देश के केंद्रीय यानी मध्य क्षेत्र में देखें तो मध्यम प्रकार की वर्षा यहाँ पर होती है। अब देखते हैं शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार के जो क्षेत्र हैं यानी हमारे जो उत्तरी पश्चिमी इलाके और देश के कुछ दक्षिणी हिस्सों में जहाँ बहुत कम वर्षा होती है वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ और रुक्ष प्रकार की घासें ये दोनों वहाँ पर मिलती हैं। तो हमारे पास वनस्पति की बहुत बड़ी विविधता उपलब्ध है। हिमालय की ढलानों पर और प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों पर यानी 915 मीटर की ऊंचाई से अधिक जो क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान काफ़ी कम हो जाता है, तापमान गिर जाता है। तो वहाँ पर जो वनस्पति हमें देखने को मिलती है वो मैदानी क्षेत्रों में मिलने वाली उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय प्रकार की जो वनस्पति है उससे बहुत अलग है। वो टेम्परेट प्रकार की कहते हैं उसको। और अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाए तो अल्पाइन प्रकार की वनस्पति वहाँ पर मिलती है। अल्पाइन से तात्पर्य है कोणधारी वन के क्षेत्र। कोणधारी वन के क्षेत्र वहाँ पर मिलते हैं। इस प्रकार की वनस्पति जो कोण बनाती हुई होती है वो यहाँ पर मिलती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती रहती है तो इस प्रकार की संरचना प्रकृति ने उनको दी है कि बर्फ़ शाखाओं और पत्तियों पर रुके नहीं बल्कि ढलवां क्षेत्र देख करके तुरंत धरातल की ओर अग्रसर हो जाए। इसी क्रम में जैसे जैसे मृदा की स्थिति बदलती जाती है उसके अनुसार भी वनस्पति में अलग अलग के रूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैंग्रोव के वन, दलदली क्षेत्रों के वन, बीच और इसी प्रकार से तटीय वन जहाँ रेत का आधिक्य भी मिलता है। अपने देश की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़े हजारों सालों से मानव द्वारा बसाया गया ये देश है।
हमारे देश में बहुत सारे परिवर्तन भी समय के साथ साथ आए हैं और बहुत सारे स्थितियों से होकर के गुजर के आज जिस स्थिति में हमारी वनस्पति है वो पहुंची है। बहुत सारे क्षेत्रों के जो वन हैं उनको आप मान सकते हैं कि काट दिया गया, गायब कर दिया गया। बहुत बड़े इलाके में जहाँ पहले वन होते थे, आज वहाँ पर आपको वन नहीं मिलेंगे। खेती-बाड़ी करने के लिए मानव ने बहुत बड़े-बड़े इलाकों के पेड़ों को, वनों को काट पीट दिया और मैदानी क्षेत्र में तब्दील कर दिया, जिससे कि सुविधापूर्वक खेती की जा सके। इसके अलावा जब मानव ने यहाँ बसावट की तो उसके साथ जानवर उसके साथ हमेशा रहे हैं। उनके भोजन के लिए भी घास और वनों की आवश्यकता पड़ती है, तो उनके चराए जाने के कारण से, उनके चरने के कारण से भी बहुत सारी घासें और वनस्पति कम होती रही, घटती रही और समाप्त भी होती रही। अब विद्यार्थियों, हम थोड़ा जानेंगे कि अगर वर्गीकरण हम करें हमारे देश में वनस्पति का तो किस प्रकार से करेंगे। आइए इसका वर्गीकरण करते हैं। क्योंकि वर्षा के वितरण में बहुत ज़्यादा विषमता मिलती है, उसी प्रकार से मृदा की जो स्थिति है और ह्यूमस की भी जो स्थिति अलग अलग जगहों पर है, उसके कारण से पूरे भारत देश में बहुत सारी विविधताएं वनस्पति को लेकर के मिलती हैं। विद्वान चैंपियन ने वर्गीकरण किया है भारत में जो वनस्पति है और उसको 116 प्रकार उसके बताए हैं। इन प्रकार में बहुत सारे तो स्थानीय हैं। इसी प्रकार से लैग्रिस और पुरी ने चैंपियन के द्वारा किए गए जो वर्गीकरण था, उसमें बहुत सारों को आपस में मर्ज कर दिया और मर्ज करने के बाद ये पाया गया कि जो भारत में जो वनस्पति है उसको 5 मुख्य प्रकार बताए और 15 उसके उपविभाग बना दिए। यानी कि जो 5 मुख्य जो प्रकार हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला प्रकार है आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रकार, और इसके उपविभाग हैं नंबर 1 उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र अर्ध सदाबहार, तीसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र डेसिडुअस, और चौथा और अंतिम है ज्वारीय प्रकार के वन। दूसरा मुख्य प्रकार है शुष्क उष्णकटिबंधीय प्रकार। इसके अंतर्गत 3 उपविभाग हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क, दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार बारहमासी, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय कंटीले। तीसरा मुख्य प्रकार है पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण प्रकार का। इसमें 2 हिस्से सिर्फ किए गए हैं, वो 2 विभाग हैं सिर्फ। आर्द्र पहाड़ी वन, दूसरा है आर्द्र दक्षिण में मिलने वाले टेम्परेट प्रकार के वन। चौथा प्रकार है मुख्य प्रकार पर्वतीय प्रकार। ये हिमालय के लिए विशेष बनाया गया है। इसमें पहला उपविभाग है आर्द्र पहाड़ी प्रकार का, दूसरा है उपोष्ण
पाइन प्रकार का। तीसरा है उपोष्ण शुष्क सदाबहार। चौथा है आर्द्र टेम्परेट यानी शीतोष्ण। पांचवा है शुष्क शीतोष्ण। और पांचवा मुख्य विभाग जो है वो अल्पाइन प्रकार का है। तो इसमें सिर्फ एक ही उपविभाग है, वो अल्पाइन है। अल्पाइन से तात्पर्य आप समझ रहे हैं कि ये कोणीय वनों के द्वारा, कोणधारी वनों से घिरे हुए क्षेत्र हैं। अब एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आर्द्र उपोष्ण प्रकार। आर्द्र उपोष्ण प्रकार के जो वन हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये कुछ वर्षा अपने साथ लिए हुए हैं और वर्षा के चलते हम पाते हैं कि वनस्पति ठीक ठाक रूप में इन इलाकों में हमें मिल जाएगी। इसी क्रम में दूसरे हिस्सों को अगर हम देखें तो बार बार चर्चा की जाती है कि कहाँ कहाँ पर इस प्रकार के वन देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले तो अधिक वर्षा के क्षेत्र, जहाँ पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, मात्र ऐसे क्षेत्रों में ही यह मिल पाते हैं। इस प्रकार के जो आर्द्र प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन, ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। तो ये क्षेत्र आप जान रहे होंगे कि सह्याद्री से लेकर के 1370 मीटर की ऊंचाई, और फिर ये बहुत बड़ा इलाका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और इसी तरह से आगे चले जाएं तो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में ये 1070 मीटर की ऊंचाई तक इसी प्रकार के वनों से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल का ज़्यादातर हिस्सा, ओडिशा, ये सभी अर्ध सदाबहार वनों वाले क्षेत्र हैं। 300 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। यहाँ पर जो शुष्क मौसम है वो बहुत ही कम होता है। और इसके सीमाओं पर अगर हम देखें तो शुष्क प्रकार के, यानी कि यहाँ पर अर्ध सदाबहार प्रकार के वन मिलने लग जाते हैं। अब इन जो वनों में बहुत ही सघन प्रकार की वनस्पति मिलती है, और ये जो पेड़ हैं यहाँ के, वे 45 मीटर की ऊंचाई तक आसानी से चले जाते हैं, और कोई कोई पेड़ तो 60 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। लताएं, लियानास, ये बहुत कॉमन है, यहाँ पर बहुत ही सामान्य रूप से मिलते हैं। पेड़ों पर चारों तरफ लताएं लिपटी रहती हैं और काफ़ी ऊंचाई तक चली जाती हैं।
और ऐसा लगता है कि एक हरा कारपेट यहाँ पर बिछाया गया हो अगर हम ऊपर से देखें तो। बहुत ही सुंदर दृश्य आसमान से दिखाई देता है इन वनों का। नीचे इसमें छाया वाले इलाके होते हैं, छाया रहती है यहाँ पर। बांस के, पाम के, लियानास, फर्न, इस प्रकार बहुत सामान्य रूप से ये सब वनस्पति यहाँ पर मिलती है। सह्याद्री में असम और मेघालय इन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इनसे बहुत ही कीमती लकड़ी प्राप्त की जाती है, इमारती लकड़ी इसको कहते हैं, जैसे रोजवुड, आयनी, तेलसूर, चंपा, तून और गर्जन। ये असम में मिलता है, मेघालय में और पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा आयरनवुड, एबोनी, सिमार, पिंकाडो और लॉरेलवुड, इन्होंने भी बहुत बड़ा एरिया हमारे यहाँ का कवर कर रखा है सदाबहार वनों का। इन उपोष्ण आर्द्र प्रकार के और ये अर्ध सदाबहार प्रकार के जो वन हैं, इनसे क्या क्या उत्पाद मिलते हैं इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी, बांस मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे कागज़ के कारखाने और माचिस बनाने की फैक्ट्रियाँ इन इलाकों में बनी हैं। बांस को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके दांदेली और भद्रावती कर्नाटक में कागज़ बनाने की फैक्ट्रियाँ शुरू की गई हैं। ब्रजराज नगर उड़ीसा में, वहाँ पर भी कागज़ बनाने की फैक्ट्री शुरू की गई है। इसी प्रकार से बहुत सारी कागज़ बनाने की इकाइयाँ असम और मेघालय में भी हैं, क्योंकि वहाँ आसानी से घासें, बांस और वनस्पति बहुतायत में प्राप्त हो जाती है। अब दूसरे प्रकार के जो वन हैं, जो आर्द्र और शुष्क दोनों प्रकार के वन है, उसके बारे में जानेंगे। इन वनों में इनकी चर्चा करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये मानसून वन भी इनको कहते हैं। इन्होंने हिमालय, थार रेगिस्तान और सह्याद्री, इसके बीच के क्षेत्र पर फैले हुए हैं ये। वर्षा अगर यहाँ की देखें तो 102 सेंटीमीटर से लेकर के 203 सेंटीमीटर तक यहाँ पर मिलती है। आग के प्रति ये बहुत संवेदनशील है, आग बहुत ज़्यादा लगती है इन वनों में, और काफ़ी ज़्यादा फेरबदल भी इन इलाकों में किया गया है। बहुत सारे वनों की कटाई हुई है। सह्याद्री के साथ साथ बहुत लंबी पट्टी जाती है, ये ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार और शिवालिक तक एक पट्टी जाती है। अब ये भाबर का क्षेत्र और तराई का क्षेत्र, ये देखिए 77 डिग्री से लेकर 88 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य का क्षेत्र अगर हम देखें तो यहाँ पर इस प्रकार के वन, मानसूनी वन मिलते हैं। अब वर्षा यहाँ देखें तो 102 से लेकर के 152 सेंटीमीटर की यहाँ पर मिलती है। इन वनों की खासियत क्या है कि ये पतझड़ प्रकार के, पतझड़ में ये अपने पत्ते गिरा देते हैं 6 से लेकर 8 हफ्ते के लिए। जब बहुत ही गर्म और शुष्क प्रकार का मौसम होता है, अपने पत्ते गिरा देते हैं जिससे कि ये जल को संचय करके रख सकें। ऊंचाई अगर इनकी देखें तो इनके पेड़ भी 25 से लेकर 60 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी ऊंचे वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर दृश्यभूमि देखें तो वो काफ़ी खुली हमें दिखाई देती है। पेड़ ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई के नहीं मिलेंगे, काफ़ी दूर छितरे हुए मिलते हैं। अगर आर्थिक रूप से देखें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर पेड़ हमें मिलेंगे, जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग भी मानव के द्वारा किया गया है। पहला जो पेड़ यहाँ पर जो मिलने वाला है वो है साल। साल की लकड़ी, जैसा आप जानते हैं कि इमारती लकड़ी है और बहुधा चौखट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही मजबूत और बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली टिकाऊ लकड़ी है। ये उत्तरी पूर्वी इलाकों में, अगर हम प्रायद्वीप में देखें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में मिलती है। शिवालिक की ढालों पर ज़्यादातर ये साल का पेड़ मिलता है। ये जलने में
बहुत ही प्रतिरोधी है और मिट्टी के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। ये बहुत ऊंचे प्रकार के पेड़ होते हैं और ये बहुत ज़्यादा मांग है इनकी, क्योंकि रेलवे के स्लीपर आजकल तो खैर वैसे कंक्रीट के स्लीपर बनने लग गए हैं रेलों के। एक समय था जब सारे रेलवे के स्लीपर साल की लकड़ी के बने होते थे, यानी इतने मजबूत वे होते थे कि स्लीपर के रूप में इस्तेमाल उसका किया जाता था और इमारती रूप में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है चौखट के लिए। दूसरा जो पेड़ जो इन वनों का है प्रमुख, वो है टीक यानी कि सागौन। सागौन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कीमती प्रकार का पेड़ है। जैसे साल है, इससे चौखट बनती है, तो सागौन से दरवाजे, खिड़कियाँ, कुर्सी, टेबल, किसी भी प्रकार का फर्नीचर आप इससे बना सकते हैं। बहुत कीमती लकड़ी है, जलने के प्रतिरोधी है, आसानी से जलती नहीं है और कीड़ा भी इसमें लगता नहीं। बहुत कठोर प्रकार की लकड़ी है, बहुत ज़्यादा कीमती है। फिनिशिंग देने से चमक इसमें आ जाती है, इसमें दीमक आसानी से नहीं लग सकती और बहुत सारे काम में आती है। रेलवे स्लीपर भी इससे भी बनते हैं। तीसरा पेड़ अगर हम देखें तो वो है चंदन। इसमें सुगंध के चलते बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदुओं में पूजा पाठ में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका तेल भी निकाला जाता है, उसका भी उपयोग, साबुन वगैरह बनते हैं, इत्र, फुलेल, खुशबू की चीज़ें, ये सब चीज़ें इससे तैयार होती है। अगरबत्ती, धूप बत्ती, इनमें भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये प्रायद्वीपीय हिस्से में, सह्याद्री के इलाकों में और कर्नाटक के पठार के दक्षिण के क्षेत्र में बहुत बड़ी तादाद में चंदन, सैंडलवुड के वन हमें मिलते हैं। चौथा जो पेड़ महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र का, वो है शीशम। बहुत महत्वपूर्ण, ये उप हिमालयी क्षेत्र का पेड़ है। इससे भी बहुत कठोर प्रकार की लकड़ी हमें मिलती है। इमारती लकड़ी है, फर्नीचर और बड़े बड़े जो पहिए वगैरह पहले बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, इसके लिए जो बनते थे तो वो शीशम के बनाए जाते थे। बहुत मजबूत होते हैं और दीमक वगैरह की परेशानी इसमें नहीं होती है। फिर एक पेड़ है रोजवुड, सिरस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका मानव के द्वारा आर्थिक दोहन किया जाता है। और देखें तो महुआ है, महुआ से मदिरा बनाई जाती है और इसके फूलों से काफ़ी खुशबू चारों तरफ फैलती है। खैर, ये भी मिलता है इसके और इसका इस्तेमाल भी मानव के द्वारा आर्थिक रूप से किया जाता है। अब अगली जो श्रेणी है वो है ज्वारीय प्रकार के वन। ज्वारीय प्रकार के वन, ज्वारीय प्रकार के वन आप समझ गए होंगे, तटीय क्षेत्रों पर मिलते हैं और बहुत विशेष प्रकार के हैं। ये आपको दूसरी जगहों पर कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। समुद्र की लहरें आकर के बार बार तटों से टकराती हैं और वहाँ कीचड़ और सिल्ट जमा हो जाता है। यहाँ पर डेंस मैंग्रोव प्रकार के वन पनपते हैं, बिल्कुल अलग प्रकार के वन हैं और समुद्र के नमकीन पानी का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता, बल्कि इनकी जड़ें पानी के अंदर ही रहती हैं। इनकी जड़ें समुद्र में फैली रहती हैं। गंगा के डेल्टा में जो द्वीप हैं उनमें, महानदी में, गोदावरी, कृष्णा, इनके पूरी एक बहुत बड़ी पेटी है जिसमें ये ज्वारीय प्रकार के वन देखने को हमें मिलते हैं। नमकीन पानी के क्षेत्र हैं, इनको मैंग्रोव कहा जाता है। ये 30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और ज़्यादातर तो इनका उपयोग वैसे जलाऊ लकड़ी के रूप में लोग करते हैं। वैसे इनको काटा नहीं जाना चाहिए, इनका बहुत बड़ी भूमिका है तटीय क्षेत्रों को बचाए रखने के लिए और अपरदन को रोकने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सुंदरबन का जो डेल्टा है वहाँ पर सुंदरी नाम का वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पर, और उससे बहुत ज़्यादा कीमती लकड़ी प्राप्त की जाती है जो कि इमारती लकड़ी है और बहुत ज़्यादा काम की है मानव के। अब ताज़ा पानी में जो दलदली क्षेत्र हैं वहाँ पर भी
बहुत तरीके के स्क्रू पाइन और पाम यानी कि जो ताड़ के पेड़ वहाँ पर मिलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यावरण की दृष्टि से इनको बचाया जाना चाहिए। आप भी इसके बारे में, अभियानों के बारे में पढ़ते देखते रहे होंगे। तराई की जो पेटी है हिमालय के, अगर हम निचले इलाकों में देखें 77 डिग्री पूर्व से लेकर के तो नरकुल और उलू और सकरम इस प्रकार के पेड़ वहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये भी हमें देखने को मिलते हैं। मृदा से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं ये सभी अपना भूमिका इसमें निभाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने महत्वपूर्ण प्रकारों के बारे में जाना कि कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के वन भारत के अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं और उनका क्या महत्व है। आने वाले कक्षाओं में हम और भी प्रकार जो वनों के भारत में हैं उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।